हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे आधुनिक गद्य खंड संवत 1900 से संवत 1980 तक। शुक्ल जी ने आधुनिक काव्य खंड को 4 प्रकरण में बांटा है। प्रकरण 1 का नाम उन्होंने पुरानी धारा रखा है, जो सन 1843 से 1868 के मध्य है। प्रकरण 2 प्रथम उत्थान भारतेंदु युग 1868 से 1893 तक। प्रकरण 3 द्वितीय उत्थान, जिसे द्विवेदी युग कहते हैं, 1893 से 1918 तक। प्रकरण 4 तृतीय उत्थान काल छायावाद युग। छायावाद युग तक ही शुक्ल जी लिख पाए, क्योंकि इसके उपरांत उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए इससे आगे वो लिख नहीं पाए। छायावाद युग 1918 से। आधुनिक गद्य खंड संवत 1900 से 1980 तक। आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था, जिसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली भाषा पाई जाती थी। प्रकरण 1 समान परिचय गद्य का विकास। प्रकरण 2 गद्य साहित्य का आविर्भाव। प्रथम उत्थान काल 1867 से 1893 तक। कहीं कहीं 1867 भी मिलता है और कहीं कहीं 1868 भी। इसमें जो है इन्होंने प्रथम उत्थान को 3 प्रकरण में बांटा है। प्रकरण 1 गद्य का प्रवर्तन समान परिचय। प्रकरण 2 गद्य का प्रवर्तन। प्रकरण 3 गद्य साहित्य का प्रसार। द्वितीय उत्थान काल को इन्होंने 2 प्रकरण में बांटा है, प्रकरण 4 और प्रकरण 5। तृतीय उत्थान काल को इन्होंने 1918 से अब तक, सब कुछ वही है, बस इसमें जो है इन्होंने थोड़ा सा अलग कर दिया है। प्रकरण 1 समान परिचय गद्य का विकास। आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था सन 1843 ईस्वी। आधुनिक काल का मतलब है आधुनिकता का संबंध होता है तर्क और विज्ञान से। इसीलिए जो कबीर दास जी हैं वो भक्ति काल में होते हुए भी आधुनिक है, क्योंकि कबीर के पास तर्क है। मध्यकाल की सोच जो रूढ़िवादिता है, वो उसमें ये है कि वो अपने पूर्वजों की बातों का ही अनुसरण करते हैं, कोई तर्क वितर्क नहीं करते हैं। पर कबीर दास जी ऐसे नहीं थे। हम हमेशा अपने जो मध्यकाल के लोग थे, वो अपने पूर्वजों की कहे अनुसार परंपराओं और बातों को ही मानते थे, चाहे वो गलत हो या सही हो, उसे ही स्वीकार करते थे। लेकिन जो आधुनिक पीढ़ी है, वह तर्क करना जानती है, गलत को गलत और सही को सही कहना जानती है। और आधुनिकता क्या है? तर्क और विज्ञान का सामंजस्य ही आधुनिकता है, और आधुनिकता को जन्म देता है तर्क और विज्ञान ही आधुनिकता है। इसीलिए कबीर दास जी आधुनिक थे, क्योंकि उन्होंने तर्क किया सामाजिक व्यवस्था पर। ब्रज भाषा गद्य विट्ठलनाथ। भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के भीतर गद्य ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें श्री वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी ने श्रृंगार रस मंडन नामक एक ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखा। तो विट्ठलनाथ कौन थे? वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, जिनका एक ग्रंथ है श्रृंगार रस मंडन। शुक्ल जी ने इसे गद्य के इसमें साहित्य में स्थान दिया है, क्योंकि इस श्रृंगार रस मंडन में गद्यात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। गद्य का जो स्वरूप है और जो इससे संबंधित पंक्तियां हैं, वो इसमें मिलती हैं। इसीलिए शुक्ल जी ने इसे गद्य के विकास में स्थान देते हैं। गोकुलनाथ ने अपने पिता, और जिसमें उन्होंने अपने पिता और दादा के शिष्यों को लेकर 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता की रचना की। तो 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता, इनमें आचार्य वल्लभाचार्य जी के पौत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी ने लिखी है। ऐसा कहा जाता कि गोकुलनाथ जी ने लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने दादाजी के 84 शिष्यों को और अपने पिताजी के 252 शिष्यों को वर्णन इसमें उन्होंने किया है। पर गोकुलनाथ जी के किसी शिष्य की लिखी हुई प्रतीत होती है। जो ये रचना है 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता, ऐसी किदवंती है कि मतलब कहा जाता है, शुक्ल जी कहते हैं कि ये उनके गोकुलनाथ जी के किसी शिष्य की लिखी हुई प्रतीत होती है, गोकुलनाथ की नहीं। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता किसकी है, तो आप गोकुलनाथ ही लगाएंगे, चाहे शुक्ल जी कुछ भी कहें। 200 वैष्णव की वार्ता में तो और भी पीछे औरंगजेब के समय के लगभग लिखी इनकी भाषा ब्रज भाषा, अरबी और फारसी के शब्द भी मिलते हैं।
तो शुक्ल जी इस रचना को जो है वो औरंगजेब के समय की मानते हैं, 200 वैष्णव की वार्ता को। जो औरंगजेब है ये मुगल शासक थे, इनका शासन सबसे लंबा चला, लगभग 49 साल तक इन्होंने शासन किया। नाभादास अष्टयाम नामक एक पुस्तक ब्रज भाषा में लिखी, जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन करते हैं। तो नाभादास जी की 2 अष्टयाम पुस्तक मिलती हैं, पर शुक्ल जी ने यहाँ एक का ही वर्णन किया है। अष्टयाम का मतलब होता है 8 पहर। राम जी के 24 घंटों की दिनचर्या का वर्णन, 8 पहरों का वर्णन इसमें किया गया है कि जो 24 घंटे की दिनचर्या में वो क्या करते थे, इसका वर्णन जो है उसमें इसमें किया गया है। तो नाभादास जी की 2 रचनाएं पाई जाती है, दोनों अष्टयाम के नाम से, जो एक ब्रजभाषा में और एक खड़ी बोली में। पर शुक्ल जी यहाँ एक का ही वर्णन करते हैं, जिसमें रामचंद्र जी की दिनचर्या का वर्णन है। वैकुंठमणि शुक्ल ओरछा के महाराज जसवंत सिंह के यहाँ ये थे, मतलब उनके आश्रित थे। ब्रजभाषा गद्य में इन्होंने अगहन महामात और वैशाख महामात्मय नाम की 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी हैं। आपसे अगर कोई पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मतलब आप सोचेंगे कि ये जो रचना है वो है काव्य है, लेकिन ये जो है ये गद्य रचना है, और इसमें जो है हिंदी के महीनों का और उनकी मतलब महीनों की विशेषताओं का वर्णन किया है वैकुंठमणि शुक्ल ने। अगहन और वैशाख किसमें है? गद्य में इसकी रचना हुई है, और इसकी भाषा ब्रज है। सुरती मिश्र, इन्होंने संस्कृत से कथा लेकर बैताल पचीसी लिखी, जिसको लल्लू लाल ने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में इसका अनुवाद किया। तो सुरती मिश्र ने ब्रज भाषा में बैताल पचीसी लिखी। बैताल पचीसी से इसका मतलब ये है कि इसमें 25 कहानियों का संग्रह उन्होंने किया, जो बैताल के ऊपर है, जो विक्रम बैताल जो फेमस है उनके ऊपर, बैताल के ऊपर 25 कहानियों का संग्रह इन्होंने बैताल पचीसी में किया। और ये रचना ब्रज भाषा में है, लेकिन लल्लू लाल ने इसका अनुवाद खड़ी बोली में किया था, खड़ी बोली हिंदुस्तानी में किया था। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की आज्ञा से लाला हीरा लाल ने आईने अकबरी की भाषा वाचनिका नाम की एक बड़ी पुस्तक भी लिखी। तो ब्रज भाषा गद्य में शुक्ल जी 4 लोगों को रखते हैं, यानी 4 लोगों की बात करते हैं। इससे पहले विट्ठलनाथ, सुरती मिश्र, वैकुंठमणि शुक्ल और नाभादास। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि शुक्ल जी ब्रज भाषा गद्य में किन कवि मतलब किन रचनाकारों को रखते हैं? विट्ठलनाथ, सुरती मिश्र, वैकुंठमणि शुक्ल और नाभादास को। खड़ी बोली का गद्य, औरंगजेब के समय से फारसी मिश्रित खड़ी बोली या रेख्ता में शायरी भी शुरू हो गई। रेख्ता, फारसी मिश्रित खड़ी बोली। रेख्ता किसे कहते हैं? रेख्ता कहते हैं फारसी मिश्रित खड़ी बोली को रेख्ता कहते हैं। हबीब तनवीर से लेकर तमाम लोगों ने इस विषय में बहुत तर्क दिया है कि जो हिंदी है वो उर्दू से ही, खड़ी बोली का विकास जो है वो उर्दू से हुआ है। इस पर काफ़ी विवाद है, क्योंकि जो खड़ी बोली का विकास है ऐसा माना गया है कि वो दरबारी राज के माहौल में हुआ। दरबारी राज मतलब पढ़े लिखे लोगों, शिक्षित लोगों द्वारा शुरू हुआ, और दरबारी परिवेश से फारसी प्रभावित है। पर शुक्ल जी इसको मिथ्या घोषित कर देते हैं, वो ऐसा नहीं मानते। अगर औरंगजेब के समय में ऐसा होता तो अकबर के समय में खड़ी बोली का प्रभाव कैसे मिलता? कुछ लोगों का कहना है, यह सुनना समझना, कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई और उसका मूल जो रूप है वो उर्दू से है, जिससे आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी और फारसी शब्दों को निकाल कर गढ़ ली गई। शुद्ध भ्रम या अज्ञान। शुक्ल जी ने इस बात को नकार दिया। उनका मानना है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अकबर के समय में कवि गंग चंद छंदबरन की महिमा नाम की एक खड़ी बोली की पुस्तक लिखी गई है। तो उनका कहना है कि अगर औरंगजेब के समय में ऐसा होता तो अकबर के समय में खड़ी बोली का प्रभाव कैसे मिलता? विक्रम संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नाम का साफ सुथरी एक खड़ी बोली में मतलब पुस्तक लिखी। ये पटियाला के दरबार में थे और महारानी को कथा बाँचकर सुनाया करते हैं।
देखिए, इसमें आपको सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने नोट्स बनाएँगे तो आप उसे पूरा मत लिखिए। आप ऐसे लिखेंगे अकबर डैश गंगकवि डैश चंदबरन। तो आप जो नोट्स में है अपनी सुविधा के अनुसार जो है चीज़ें लिखिए कि आपको कौन-सी चीज़ें याद नहीं रहेंगी, वही चीज़ें लिखेंगे। सब कुछ नहीं लिखना है आपको। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ़ वही लिखना है। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा योग वशिष्ठ, जिसकी रचना रामप्रसाद निरंजनी ने की है, सबसे पुराना है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। अतः जब तक और कोई पुस्तक इससे पुरानी न मिले, यानी भाषा योग वशिष्ठ से पुरानी जब तक कोई पुस्तक न मिले, शुक्ल जी कहते हैं, तो इसी को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। बसवा एमपी निवासी दौलत राम ने हरिश्रेणाचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किया, और ये जो रचना है वो पेपर में आपके पूछी गई है, जैन पद्म पुराण, जो कि 700 पृष्ठों से ऊपर का एक बड़ा ग्रंथ है। फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा। तो फोर्ट विलियम कॉलेज से जो है 2 व्यक्ति संबंधित हैं। वैसे गद्य के उसमें विकास में 4 कवि पाए जाते हैं, जिसमें सदा सुखलाल भी है, पर इसमें जो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है वो 2 ही व्यक्ति हैं, लल्लू लाल और सदल मिश्र। सिर्फ अतः खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महान अनुभव जो हुए, मुंशी सदा सुखलाल, सैयद इंसा अल्लाह खान, जिनकी रानी केतकी की कहानी प्रसिद्ध है, लल्लू लाल और सदल मिश्र है। पर फोर्ट विलियम कॉलेज से सिर्फ 2 ही व्यक्ति संबंधित हैं, वो है लल्लू लाल और सदल मिश्र। मुंशी सदा सुखलाल नियाज, इनका उपनाम जो है वो नियाज है, दिल्ली के रहने वाले थे और अपनी मुतकुबुत तारीख में आपने संबंध में इसमें कुछ लिखा है। अपने संबंध में उससे पता चलता है कि 65 वर्ष की अवस्था में ये नौकरी छोड़कर प्रयागराज चले आए। विष्णु पुराण से कोई उपदेशात्मक प्रसंग लेकर इन्होंने एक पुस्तक लिखी। सदा सुखलाल ने जो है विष्णु पुराण से प्रसंग लेकर सुख सागर तरंग लिखी, पर शुक्ल जी ने इस नाम का यहाँ एक प्रयोग नहीं किया, पर जो रचना इन्होंने लिखी है वो सुख सागर तरंग ही है, विष्णु पुराण से कोई उपदेशात्मक प्रसंग लेकर। संस्कृत मिश्र हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते हैं, जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते देख मुंशी सदा सुखलाल ने इस प्रकार खेद प्रकट किया, रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। इंसा अल्लाह खान उर्दू के बहुत प्रसिद्ध शायर थे, जो दिल्ली के उजड़ने पर लखनऊ चले आए। इंसा अल्लाह खान भी दिल्ली के थे और सदा सुखलाल भी दिल्ली के। मुर्शिदाबाद बंगाल में ही इनका जन्म हुआ, इंसा अल्लाह खान का। इंसा अल्लाह खान ने उदय भान चरित या रानी केतकी की कहानी, ये दोनों इसी के नाम है, संवत 1850 से 1860 के बीच लिखी गई मानी जाती है। कहानी लिखने का कारण इंसा साहब यूँ लिखते हैं कि एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसा कहिए जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले, तब जाके मेरा जीव फूल की कली के रूप में खिले। तो ऐसा विचार जब इनके मन में आया, तब उन्होंने रानी केतकी की कहानी जो पुस्तक है वो लिखी। इंसा ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त करने की प्रतिज्ञा की। बाहर की बोली यानी अरबी, फारसी और तुर्की से शब्दों से मुक्त रखने की, गवारी जिसमें वो ब्रजभाषा या अवधी से मुक्त रखने की, और भाखापन यानी संस्कृत के शब्दों के मेल से। तो इन 3 प्रकार के शब्दों से उन्होंने अपनी भाषा को मुक्त रखने की प्रतिज्ञा ली। किसने? इंसा अल्लाह खान ने। बाहर की बोली, गवारी भाषा और भाखापन से। चारों लेखकों में इंसा की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। लल्लू लाल ये आगरे के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट के आदेश से इन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा, जिसमें भगवत दशम स्कंद की कथा का वर्णन
इन्होंने मतलब की गई है। तो किसके आदेश पर लिखा था? जॉन गिलक्रिस्ट के आदेश पर। फोर्ट विलियम कॉलेज से लल्लू लाल जो है वो संबंधित है। लल्लू लाल की भाषा कृष्ण उपासक व्यासों की सी ब्रजरंजित खड़ी बोली है। सम्मुख जाय सरी नाय सोई भाई कीजे नीरख लीजो, ऐसे शब्द जो हैं बराबर इनकी जो रचना में है वो प्रयुक्त होते हैं। इन्होंने राजनीति नाम से हितोपदेश की कहानियाँ जो कि पद्य में लिखी जा चुकी थी, ब्रजभाषा गद्य में इन्होंने लिखी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यूपी टीजीटी के पेपर में पूछा भी गया है, क्योंकि अक्सर राजनीति नाम सोचकर हम सोचते हैं कि ये रचना जो है वो किसी मतलब राजनीतिक दल या उस पर होगी, पर इसमें जो है उन्होंने हितोपदेश की कहानियाँ लिखी हैं जो कि पद्य भाषा में थी, और इन्होंने इसे गद्य भाषा में लिखा है, ब्रज भाषा में। माधव विलास सभा विलास नाम से ब्रजभाषा पद्य के संग्रह ग्रंथ भी इन्होंने प्रकाशित किए। तो इनकी राजनीति पुस्तक जो है ये महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इनकी लाल चंद्रिका नाम की बिहारी सस्सई की टीका भी प्रसिद्ध है। इन्होंने अपना एक निज प्रेस कलकत्ता में खोला, तो इन्होंने अपना एक प्रेस भी खोला कलकत्ता में, और अपने प्रेस का नाम इन्होंने संस्कृत प्रेस रखा था। सदल मिश्र ये बिहार के रहने वाले थे और फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। इनका नासिकेतोपाख्यान भी उसी समय लिखा गया जिस समय ये फोर्ट विलियम कॉलेज में काम कर रहे थे। जिस प्रकार प्रेम सागर में पूर्वी बोली का प्रभाव है, क्योंकि ये बिहार के रहने वाले थे इसीलिए प्रेम सागर में पूर्वी बोली का प्रभाव देखा जाता है। गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले उपयुक्त 4 लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा आभास मुंशी सदासुखलाल और सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता है। तो सिर्फ 2 जो लेखक हैं उनकी भाषा में जो है गद्य के साथ परंपरा चलने वाले के साथ साथ आधुनिक हिंदी का पूरा जो आभास है वो सिर्फ 2 लेखकों में देखा जाता है, सदासुखलाल में और सदल मिश्र में। श्रीरामपुर उस समय पादरियों का प्रधान अड्डा था और विलियम केरे तथा कई अंग्रेज जो पादरी थे उपयोग से इंजिल का अनुवाद उत्तर भारत की कई भाषाओं में हुआ। कहा जाता है कि बाइबल का हिंदी अनुवाद स्वयं केरे यानी विलियम केरे साहब ने किया। संवत 1866 में उन्होंने नए धर्म नियम का हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किया। तो ये जो विलियम केरे हैं ये हिंदी के समर्थक थे, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। शिक्षा संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए संवत 1890 के लगभग आगरा में पादरियों की एक स्कूल बुक सोसाइटी स्थापित हुई। राजा राम मोहन राय ने इन बातों को अलग करके शुद्ध ब्रह्म उपासना का प्रवर्तन करने के लिए ब्रह्म समाज की नींव डाली। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने 1828 में। संवत 1872 में उन्होंने वेदांत सूत्रों के भाष्य का हिंदी में अनुवाद करके प्रकाशित करवाया। संवत 1886 में उन्होंने बंगदूत, ये महत्वपूर्ण है, बंगदूत नामक एक संवाद पत्र भी हिंदी में निकाला। तो बंगदूत नामक जो पत्र है वो किसका है? राजा राम मोहन राय का। जुगल किशोर ने, जो कानपुर के रहने वाले थे, संवत 1883 में उद्दंत मार्तंड नाम का एक संवाद पत्र निकाला जिसे हिंदी का पहला समाचार पत्र समझना चाहिए, जो 31 मई को प्रकाशित हुआ था। उद्दंत मार्तंड, और इसका मतलब होता है उगता हुआ सूरज। यह पत्र 1 वर्ष चलकर सहायता के अभाव में बंद हो गया। कौन सा पत्र? उद्दंत मार्तंड 1 वर्ष ही चला क्योंकि इसे जो है वो आर्थिक सहायता नहीं मिल रही थी। इसमें खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा के नाम से उल्लेख किया। तो इस पत्र में खड़ी बोली को खड़ी बोली नहीं कहा गया, मध्य देशी भाषा कहा गया है। फारसी के अदालती भाषा होने के कारण जनता को कठिनाइयाँ होती थी, उनका अनुभव अत्यधिक होने लगा। अतः सरकार ने संवत 1893 में जो है इश्तिहारनामा एक पत्र निकाला कि अदालती सब काम देश की प्रचलित भाषाओं में हुआ करें। मतलब उन्होंने कहा कि देश की भाषाओं में हो। तो ये इश्तिहारनामा भी पूछा गया है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, इश्तिहारनामा, बंगदूत और उद्दंत मार्तंड।
हमारे संयुक्त प्रदेश के सदर बोर्ड की तरफ से इश्तेहारनामा हिंदी में निकलता था। एक वर्ष बाद अर्थात संवत 1894 में सन 1837 में उर्दू हमारे प्रांत के सब दफ्तरों की भाषा कर दी गई, जिसे गारसा दाताशी ने संवत 1909 के आसपास हिंदी और उर्दू दोनों का रहना आवश्यक समझा। और कभी कहा था, जिन्होंने कभी ये कहा था कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बहुत भारी जो है पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। तब की जो गारसा दातासी हैं वो हिंदी का बहुत विरोध करते रहे, पर फिर भी उन्होंने जब ये बात जो है बाद में उन्होंने ये बात कही कि मैं जो उर्दू का पक्षपाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे विचार से हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। वही गारसा दातासी ने आगे चलकर मजहबी कट्टरपन की प्रेरणा से सर सैयद अहमद खान की भरपेट तारीफ की। हिंदी के संबंध में फरमाते हैं कि इस वक्त हिंदी की हैसियत भी एक बोली यानी डायलेक्ट की सी रह गई है, जो हर गांव में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। किसने कहा है? गारसा दातासी ने कहा है। बनारस अखबार 1845 में काशी से निकलता था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इसके संपादक थे। सुधाकर 1850 में काशी से। बाबू तारा मोहन मित्र जो है वो पहले जो है बनारस अखबार के सह संपादक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के साथ, लेकिन फिर जो है भाषा संबंधी इनमें विवाद हो गया, तो इसीलिए फिर उन्होंने अपना अलग पत्र निकाला। सुधाकर मित्र 1850 में काशी से। बुद्धि प्रकाश 1852 में आगरा से बुद्धि प्रकाश नामक पत्र प्रकाशित होता था। उर्दू समर्थक, जो उर्दू भाषा के समर्थक थे उनमें गारसा दातासी, सर सैयद अहमद खान, शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू के समर्थक थे। यही कारण था कि जो तारा मोहन जो है वो उनका इनसे विवाद हो गया, क्योंकि वो हिंदी के समर्थक थे, इसीलिए फिर उन्होंने अपना शुद्ध हिंदी का अलग पत्र निकाला। इंसा अल्लाह खान ने उदय भान चरित या रानी केतकी की कहानी के विषय में शुक्ल जी की पुस्तक में लिखा है। अपनी कहानी का आरंभ भी उन्होंने इस ढंग से किया जैसे लखनऊ के भांड घोड़ा कूदते हुए महफिल में आते हैं। तो इसमें जो भी पत्रों के नाम आए हैं उनको आप अलग से लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले बंगदूत, जिसका प्रकाशन जो है राजा राम मोहन राय करते थे। बनारस अखबार, जिसका प्रकाश जो संपादन है वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सुधाकर पत्र, बाबू तारा मोहन मित्र। बुद्धि प्रकाश आगरा से प्रकाशित होता था 1852 में। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है वो ऐसा नहीं है कि वो उर्दू के समर्थक थे, वो हिंदी का इतना विरोध करते थे, लेकिन जब वो जिस शासन में थे, इसीलिए जो क्योंकि वो शासन में अधिकारी रह चुके थे, काफ़ी वक्त तक काम किया था, इसीलिए उनको उनके अनुसार चलना होता था, इसीलिए वो उर्दू का समर्थन करते थे। ऐसा उनकी कई रचनाएं उन्होंने हिंदी में उनकी कई रचनाएं लिखी हैं उन्होंने। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गद्य का विकास प्रकरण 2, और इसमें सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि गद्य के विकास में जो उन्होंने शुक्ल जी ने ब्रजभाषा गद्य में कितने कवियों को रखा है। 4 कवियों को इन्होंने रखा है। इन्होंने विट्ठलनाथ को, सुरती मिश्र को, वैकुंठमणि शुक्ल को और नाभा दास को इन्होंने जो है ब्रजभाषा गद्य के विकास में इन्होंने रखा है। और खड़ी बोली गद्य के विकास में उन्होंने जो 4 रचनाकारों को रखा है वो है सदल मिश्र, लल्लू लाल और सदा सुखलाल और इंसा अल्लाह खान। राजा राम मोहन राय का एक पत्र और भी है जो जिसका नाम है मिरात उल अखबार, वो भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।